तो बच्चों आज हम हेलोएरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत उनकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलीहेलोजन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पॉलीहेलोजन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण पॉलीहेलोजन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। पहला है डाइक्लोरोमेथेन, दूसरा है आइडोफॉर्म और तीसरा है फ्रेऑन। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। तो बच्चों हेलोएरीन बेंजीन की ही तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं, जैसे हेलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हेलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रियक होते हुए भी यह आर्थो तथा पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। ठीक, तो बच्चों जहां पर बेंजीन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पोजीशन को 1 माने तो ये 2, 3, 4 और 5, 6। तो यहां पर बच्चों 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 3 और 5 पोजीशन को मेटा कहते हैं और 4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। यहां हम देखते हैं कि हेलोजन परमाणु पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन में होते हैं, अर्थात कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है, और यह प्लस एम या प्लस आर प्रभाव कह लीजिए, उसके द्वारा इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को देता है। धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव या धनात्मक अनुनाद प्रभाव के द्वारा बेंजीन रिंग को देता है, जिससे ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होता है वो मेटा पोजीशन की अपेक्षा अधिक होता है। ये आप विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में देख सकते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उपरांत जो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद कहां जुड़ना चाहेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहां है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है। ठीक, अच्छा, एक बात यहाँ पे कही गई है कि हेलोजन परमाणु आंशिक निष्क्रियक होता है। तो बच्चों हमें पता है हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कार्बन से अधिक होती है, अतः यह माइनस आई प्रभाव के द्वारा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचता है। अतः यह बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्या करेगा? निष्क्रिय कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये जो 2 प्रभाव काम कर रहे हैं, प्लस एम या प्लस आर कह लीजिए और माइनस आई प्रभाव, इसमें से जो ज्यादा प्रभाव होता है वो माइनस आई प्रभाव होता है। यानी कि इन दोनों प्रभावों का रिजल्टेंट प्रभाव अगर हम कहेंगे तो माइनस आई प्रभाव होता है। बच्चों माइनस आई प्रभाव का मान ज्यादा होता है, तो कुल मिलाके जो हेलोजन परमाणु का प्रभाव होता है वो माइनस आई प्रभाव होता है। इसी कारण हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो दर या स्पीड कह ले वो बेंजीन से क्या होती है? कम होती है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की दर बेंजीन की अपेक्षा मंद होती है, तथा हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उग्र परिस्थितियों में होती हैं, अर्थात किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं या अधिक ताप पर होती हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक नाम अभिक्रिया है और बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों जब हेलोएरीन अभिक्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड से, या एसिल हैलाइड भी ले लीजिए, ठीक है, एसिल हैलाइड से किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अभिक्रिया के उपरांत अगर हम एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं तो एल्किल समूह ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर प्रवेश करता है। उदाहरण से समझते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है तथा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ये जो पैरा उत्पाद है ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों ऑर्थो जो उत्पाद है उसमें 2 भारी समूह एक दूसरे के पास
पास आते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, स्टेरिक हिंडरेंस होता है। जबकि जब एल्किल समूह पैरा पोजीशन पे आपके जुड़ता है तो देखिए यहाँ आसपास कोई भारी समूह नहीं है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण नहीं होता है। इसी वजह से जो पैरा उत्पाद होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक, तो देखिए सर्वप्रथम क्या होता है, मेथिल क्लोराइड जो हमने लिया है वो अभिक्रिया करता है AlCl3 से, निर्जल AlCl3 जो हमने उत्प्रेरक के रूप में लिया था। ठीक, आपको पता है कि क्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 एक लुईस अम्ल है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्लोरीन इसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए क्लोरीन पर धनात्मक आवेश आ जाता है, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए इस पर ऋणात्मक आवेश आता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पर धनात्मक आवेश आए, तो वह इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे क्या होता है, देखिए ये बंध टूट जाता है, मेथिल कार्बोकेटायन बनता है और AlCl4- बनता है। ठीक, अब ये जो मेथिल कार्बोकेटायन बनता है ये क्या करेगा, हेलो एरीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। ठीक, अटैक करता है ये इस तरीके से। ठीक, एक इंटरमीडिएट बनता है, देखिए H और CH3। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि ये बंध टूटा तो इस पर धनात्मक आवेश आ गया और ये क्या बन गया, हमारा एरीनियम आयन बनता है, एरीनियम आयन। ठीक, इसी को बच्चों हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब देखिए ये जो सिस्टम में हमारे AlCl4- था, AlCl4- अब क्या करेगा, इससे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में जाएगा और बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़कर जाएगा। ये बंध के इलेक्ट्रॉन अब वापस रिंग में चले जाएंगे और देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक, AlCl3 फिर से मुक्त हो जाता है और HCl बनता है। तो 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर यही अभिक्रिया इस बंध के द्वारा हुई होती तो हमें ऑर्थो उत्पाद प्राप्त हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दी हुई है और अब अभिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरोबेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से हो रही है। तो बच्चों ये जो एसिल समूह होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल समूह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रवेश करता है। तो देखिए हमें 2-क्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है तथा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यही है कि यहाँ जो पैरा उत्पाद होता है ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ऑर्थो उत्पाद में दो भारी समूह एक दूसरे के काफी पास होते हैं और स्टेरिक हिंडरेंस होता है। ठीक, चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं और अगली अभिक्रिया है हेलोजनन की अभिक्रिया। तो बच्चों जब एरिल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक, किसकी उपस्थिति में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, या कोई भी अन्य लुईस अम्ल आप ले सकते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, देखिए क्लोरीन जो होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रवेश करती है। उदाहरण से समझते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है क्लोरीन से निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी पैरा उत्पाद हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस कम होती है। ठीक, अगली अभिक्रिया जो है वो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है। तो जब हेलोएरिन अभिक्रिया करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, तो देखिए रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह का प्रवेश होता है। उदाहरण से समझते हैं, जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है तथा 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। और यहां भी हमें जो पैरा उत्पाद है हमारा 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन, ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं यह अभिक्रिया होती कैसे है। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से और क्या बनाता है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बनाता है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड।
ठीक, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं कि प्रोटोनेटेड नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये नहीं चाहता कि इस पर धनात्मक आवेश है, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, ये बंध जो होता है टूट जाता है, क्या बनता है, जल बनता है, और देखिए नाइट्रोनियम आयन बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है। ठीक, नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये जो नाइट्रोनियम आयन बना बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। हमने मान लीजिए क्लोरोबेंजीन लिया है, हेलोएरिन, तो ये क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, और जो इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिनियम आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक, अब सिस्टम में बच्चों ये HSO4 माइनस आयन पहले से ही है। ठीक, ये जो HSO4 माइनस आयन है ये अटैक करते हैं, यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन H प्लस के रूप में जाएगा, बंध के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस यहां आएंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, H2SO4 वापस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यही अभिक्रिया अगर इस बंध से होगी तो हमें ऑर्थो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगली अभिक्रिया समझते हैं कौन सी है, तो अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। तो बच्चों जब हेलोएरिन को हम गर्म करते हैं सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप का प्रवेश होता है। ठीक, तो उदाहरण से समझते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को गर्म किया जाता है सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है तथा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ भी जो पैरा उत्पाद है, जो हमारा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, यह हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पॉलीहेलोजन यौगिकों की तरफ, और जो पहला पॉलीहेलोजन यौगिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH2Cl2। ठीक है, तो बच्चों डाइक्लोरोमीथेन का पहले हम उपयोग जानते हैं। तो डाइक्लोरोमीथेन का अत्यधिक उपयोग जो होता है विलायक के रूप में होता है, यानी सॉल्वेंट के रूप में होता है, और पेंट अपनयक यानी पेंट रिमूवर के रूप में होता है। ठीक, एरोसॉल में प्रणोदक के रूप में होता है। बच्चों एरोसॉल कैन आप जानते होंगे, आपने डिओड्रेंट या परफ्यूम के कैन देखे हैं, वॉलिनी स्प्रे आता है, या मूव का जो स्प्रे आता है, होली में जो स्प्रे वाले कलर्स जो आते हैं, कई सारे पार्टी फंक्शन में आप जो फोम स्प्रे करते हैं, इस तरह के जितने भी कैन होते हैं उनमें एक गैस भरी जाती है। जब आप कैन को प्रेस करते हैं तो वो गैस जो होती है प्रेस होती है, और वो जब गैस दबती है नीचे तो वो क्या करती है, प्रोपेल करती है, धक्का देती है कैन में भरे हुए रसायन को बाहर निकलने के लिए। अगर डिओड्रेंट है तो उसमें इत्र या जो भी हमने खुशबूदार रसायन भरा होगा तो वो निकलता है, या कोई औषधि का जो कैन है जैसे मूव है या वॉलिनी स्प्रे है तो वो औषधि बाहर निकलती है। तो डाइक्लोरोमीथेन का जो प्रयोग होता है वो एरोसॉल कैन में एक प्रोपेलेंट गैस, धक्का देने वाली जो गैस है, ठीक है, उसके रूप में भी होता है। अच्छा, औषधि निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में होता है इसका प्रयोग। अच्छा, और डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग देखिए कहाँ होता है, धातुओं की सफाई एवं फिनिशिंग जब हम करते हैं तो वहां भी डाइक्लोरोमीथेन जो होता है विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लेकिन इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं बच्चों, कि यह मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। ठीक, अच्छा, वायु में मेथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन को मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं बच्चों, थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने के प्रभाव से श्रवण और दृश्य क्षमता में आंशिक छेड़ता आती है, यानी हमारे देखने और सुनने की क्षमता जो होती है बच्चों कम होने लगती है। ठीक, अगर मेथिलीन क्लोराइड की वायु में अधिक मात्रा आ जाए तो बच्चों उसके प्रभाव से देखिए चक्कर आने लगता है, मितली, हाथ पैरों की उंगलियां सनसनी होने लगती है, झुंझुनाहट होने लगती है, और जड़ता आ जाती है, यानी हाथ पैरों की उंगलियां हमारी सुन्न हो जाती हैं बच्चों। ठीक, मेथिलीन क्लोराइड के त्वचा के सीधे संपर्क में आने से तीव्र जलन होती है, हल्का लालपन हो जाता है, और आंखों के सीधे संपर्क में आने से कॉर्निया जल जाता है। ठीक, तो बच्चों वैसे तो ये बहुत यूजफुल है, कई जगह विलायक के रूप में यूज हो रही है, धातुओं को फिनिश करने के लिए यूज हो रही है, औषधि निर्माण में यूज हो रही है, और
एरोसॉल में प्रोपेलेंट गैस के तौर पे यूज हो रही है, परंतु इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, बहुत सावधानी के साथ करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक, तो चलिए अगला पॉलीहेलोजन जो यौगिक है वो है आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म को हम ट्राई आइडोमेथेन भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CHI3। कैसे बनाएंगे हम आइडोफॉर्म को, तो देखिए जब एथेनॉल की अभिक्रिया होती है आयोडीन से तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और इस सोल्यूशन को हम गर्म करते हैं, तो हमें आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये बच्चों कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और देखिए क्या क्या और प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम आयोडाइड बनता है, जल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। बच्चों इस अभिक्रिया में अगर हम आयोडीन की जगह ब्रोमीन या क्लोरीन ले लें तो क्रमशः हमें ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यह अभिक्रिया एक नाम अभिक्रिया है बच्चों, और इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, नाम अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक ठीक, क्योंकि यहाँ आयोडीन ही स्पेशली रिएक्ट कर रही है, तो इसको यहाँ पर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो और बच्चों आपको पता है कि इस अभिक्रिया की इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसकी सहायता से आप एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया केवल वही अल्कोहल देते हैं जिनमें CH3 CHOH समूह जुड़ा होता है, किससे, कार्बन से या हाइड्रोजन से। ठीक, तो देखिए एथिल अल्कोहल में तो CH3 CHOH समूह किससे जुड़ा है, हम कह सकते हैं, देखिए बच्चों किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है ना। तो एथिल अल्कोहल तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि CH3 CHOH समूह जो है वो जुड़ा है हाइड्रोजन से, तो ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया देता है और हमें आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है। लेकिन मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। अब मेथिल अल्कोहल में तो ये समूह है ही नहीं, ठीक, तो मेथिल अल्कोहल यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो इस अभिक्रिया की सहायता से आप एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो बच्चों प्रारंभ में इसका उपयोग जो होता है पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, यानी कि जब आपको चोट लग जाती है तो आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं, उसी के रूप में आइडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था। परंतु बाद में यह बात पता चली कि आयोडोफॉर्म में ये जो पूर्तिरोधी गुण है ये आयोडोफॉर्म के कारण नहीं होता है, इससे मुक्त होने वाली आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान समय में इसका प्रयोग अब पूर्तिरोधी के रूप में नहीं किया जाता है बच्चों। अब इसके स्थान पे अन्य आयोडीन युक्त दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसका एक कारण और भी है कि इसकी जो स्मेल होती है, इसकी गंध जो होती है वो आरुचिकर होती है, यानी फाउल स्मेलिंग होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉलीहेलोजन यौगिक जो है हमारा वो है फ्रेऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेऑन कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेऑन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों जब कार्बन टेट्राक्लोराइड अभिक्रिया करता है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से, और इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। और इसी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन को ही फ्रेऑन 12 कहते हैं बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण फ्रेऑन है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं फ्रेऑन के गुणों की। तो ये अत्यधिक स्थायी होता है, यानी केमिकली स्टेबल होता है बच्चों, निष्क्रिय होता है, यानी सामान्य परिस्थितियों में किसी से अभिक्रिया ये नहीं करता है। ठीक, निरावेशी है, नॉन टॉक्सिक भी होता है। ठीक, असंक्षारक है, या असंक्षारक मतलब नॉन कोरोसिव है बच्चों। जब आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप किसी मेटल की सरफेस पे डाल दें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दें, तो क्या करते हैं, धातु की सतह को खराब कर देते हैं। लेकिन फ्रेऑन में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ये किसी धातु की सतह को खराब नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, और ये है क्या एक्चुअली, आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं, जिन्हें दाब डालकर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। ठीक, फ्रेऑन 12 यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन जो है उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले सामान्य फ्रेऑनों में से एक है।
ठीक। और देखिए किन उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग एरोसॉल प्रणोदक के रूप में, वही जो मैंने आपको अभी बताया है ना, कैन में जो प्रोपेलेंट गैस भरी जाती है उनके रूप में किया जाता है। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन भरे जाते हैं गैस, ठीक। और वायु शीतलन यानी एयर कंडीशनर्स में भी फ्रेऑन को भरा जाता है। तो वायु शीतलन का उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं फ्रेऑन, ठीक। चलिए बात करते हैं फ्रेऑन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हमारा जो समताप मंडल है यानी स्ट्रेटोस्फेयर है, वहां पे ओजोन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ये ओजोन आती कहां से है समताप मंडल पर, तो देखिए वायुमंडल में जो हमारी ऑक्सीजन उपस्थित है वो जब समताप मंडल में पहुंचती है तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण जो है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वहां उनके प्रभाव से आणविक ऑक्सीजन जो होती है वो टूटती है परमाणुवीय ऑक्सीजन में, और वह परमाणुवीय ऑक्सीजन जब आणविक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में तो क्या बनती है, ओजोन बनती है समताप मंडल से, ठीक। और ये जो ओजोन की लेयर है वो सूर्य से आने वाले हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमें क्या कर रही है, बचा रही है बच्चों, ठीक है। और ये विकिरण अगर ओजोन लेयर ना हो बच्चों तो ये विकिरण क्या कर सकते हैं, देखिए त्वचा का कैंसर कर सकते हैं, सनबर्न कर सकते हैं, और आंखों में मोतियाबिंद है, और इवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करते हैं, ठीक। अच्छा सीएफसी का क्या प्रभाव है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों के साथ मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब समताप मंडल में पहुंच के देखिए करते क्या है, तो जब समताप मंडल में पहुंच जाते हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो वहां जो सूर्य से आने वाले शक्तिशाली विकिरण हैं उनसे क्या होते हैं, ये विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन मुक्त मूलक किसने बनाया, ठीक। यह क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, समताप मंडल में जो हमारी ओजोन उपस्थित है ओजोन को तोड़ता है, ठीक। ओजोन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक, आणविक ऑक्सीजन बनती है। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक है ये समताप मंडल में उपस्थित परमाणुवीय जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्लोरीन मुक्त मूलक पुनः बना लेता है और आणविक ऑक्सीजन बनाता है। अब फिर से देखिए क्लोरीन मुक्त मूलक फ्री हो गया, ये फिर से ओजोन को तोड़ेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन का देखिए क्या प्रभाव है, तो ओजोन परत के क्षय का क्या प्रभाव होता है बच्चों, तो ओजोन परत के क्षय से अधिक पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में छनित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, त्वचा का जीर्णन, हमें त्वचा संबंधी कई बीमारियां हो रही हैं, मोतियाबिंद है, सनबर्न है, त्वचा संबंधी कैंसर जो हो रहा है, ठीक है, कई पादप प्लवकों की मृत्यु। बच्चों जल में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हमें नंगी आंखों से तो नहीं दिखाई देते पर माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, वे ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव नहीं सह पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा मत्स्य उत्पादन की भी क्षति हो रही है, मछली उत्पादन में जो मछली के छोटे छोटे अंडे हैं वे भी नहीं सह पाते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को, तो मछली उत्पादन में भी क्षति हो रही है। पौधों के प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, प्रोटीन भी डीनेचर हो रहे हैं बच्चों। अच्छा और उनकी कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन हो रहा है। बच्चों प्रोटीन से ही डीएनए बना होता है, तो पौधों की कोशिकाओं का हानिकारक म्यूटेशन हो रहा है, ठीक। अच्छा इससे क्या हो रहा है, पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण भी बढ़ रहा है, यानी पेड़ों से जल्दी जल्दी पानी जो हो रहा है क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अब पौधों से पानी अवशोषित हो जाएगा तो पौधे मिट्टी से पानी लेंगे, तो जिससे मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, ठीक। अच्छा बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं वो कपड़ों के रंगों और रेशों को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे कपड़ों के रंग जो होते हैं वो जल्दी हल्के हो जाते हैं, ठीक। तो बच्चों ये जो है वो क्षय होता है, ओजोन परत के क्षय के ये प्रभाव हो रहे हैं पर्यावरण पर। चलिए
आगे देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न जो आज हमने पढ़ा वो हमने कितना सीखा। तो बेंजीन से हमें बनाना है 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों हम बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं Br2 से, और किससे हम कराएंगे? FeBr3 से। ठीक, निर्जल। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम जब कराएंगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो बेटा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये तो पहला हो गया। दूसरा में देखिए क्या कह रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से 1 क्लोरो 4 एथिल बेंजीन। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, और देखिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें एथिल समूह लगाना है ना, तो हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं एथिल क्लोराइड से। फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया हो रही है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाए, प्राप्त हो जाएगा हमें C2H5 समूह लग जाएगा। तो देखिए 1 क्लोरो 4 एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न है ब्रोमोबेंजीन से ट्रू ब्रोमो एसिटोफिनोन। ठीक, तो ब्रोमोबेंजीन जब अभिक्रिया करता है CH3COCl से, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो देखिए क्या बन जाएगा? ट्रू ब्रोमो एसिटोफिनोन बन जाएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है कि एथिल अल्कोहल से आपको ब्रोमो फॉर्म बनाना है। तो देखिए एथिल अल्कोहल जब अभिक्रिया करता है 4Br2 प्लस 6NaOH से, तो क्या बन जाता है? हमारा मेन उत्पाद जो है CHBr3 बनता है, प्लस 5NaBr बनता है, 5H2O बनता है, प्लस HCOONA बनता है। आइडोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे इसको। ठीक, नाम अभिक्रिया जो मैंने पढ़ाई। बच्चों ये आपका गृह कार्य है कि फ्रेऑन की ओजोन परत पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है Cl2 FeCl3 से और CH3COCl और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। अच्छा, ओजोन परत 6 के क्या प्रभाव हैं? और डाइक्लोरोमेथेन तथा ट्राई आइडोमेथेन के आपको उपयोग लिखने हैं। ठीक, अगला एक क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक है, क्यों? ये आपका गृह कार्य है बच्चों। तो आज आपने हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी और कुछ महत्वपूर्ण पॉली हैलोजन यौगिक पढ़े। अगले वाले व्याख्यान में भी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉली हैलोजन यौगिक ही पढ़ेंगे, जैसे DDT और क्लोरोफॉर्म। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपकी जो रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक है, आप उसे स्वाध्याय थोड़ा सा करके रखें, जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो भारत भूमि है, इस पर अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले दीवानों की एक लंबी